अस्सलाम वालेकुम क्लास बीबीए 6। बेटा आज हमारा 8th लेक्चर है, यानी कि ये 4th वीक का लास्ट लेक्चर होगा और ओवरऑल ये हमारा 8th लेक्चर बनता है। तो बेटा जो 8th लेक्चर का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। अब आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट देने से पहले मैं आपको सिर्फ थ्योरी का कॉन्सेप्ट, यानी कि आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कमर्स लाइन में, बिज़नेस लाइन में थ्योरी किसको कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा बेसिकली थ्योरी जो है, आप इसको थ्योरी कह लें, आप अप्रोच कह लें, और साइंस में इसके लिए अप्रोचेस का वर्ड यूज़ होता है, थ्योरीज़ का वर्ड यूज़ होता है। तो बेटा ये जो है ये बेसिकली सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि कवानीन का एक सेट होता है जो कि थ्योरी प्रेजेंट करने वाला प्रेजेंट करता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर विलियम क्रॉक ने कोई एक थ्योरी पेश की, तो विलियम क्रॉक ने उस थ्योरी में जो पॉइंट्स को डिस्कस किया, वो पॉइंट्स उसकी उस टाइम की रिसर्च, उसके आइडियाज़, उसकी नीड्स ऑफ द टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे उसने जो है वो कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट किए। अब वो जो पॉइंट्स हैं उनमें से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे और एक्सेप्टेबल होंगे, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे और माइट भी पॉसिबल कि वो उतने एक्सेप्टेबल ना हों। ठीक है, तो बेसिकली थ्योरी क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है जो कि प्रेजेंट किया जाता है बिजनेसेस के लिए, कि बिजनेसेस इन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो है वो एक इंटरनेशनलाइजेशन के प्रोसीजर को अडॉप्ट करें। अब बेसिकली है थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। तो बेटा थ्योरीज़ के लिहाज से हमने पहले भी मैंने अप्रोचेस ऑफ लेट मी सी, यस, अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन के लिहाज से हमने पढ़ा था। हाँ जी बेटा, थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन जो हैं वो हमने पढ़ी थी, और यहाँ पे भी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में है। ये जो पहले मैंने आपको थ्योरीज़ पढ़ाई थी, ये देखिए बेटा, यानी कि पहले जो हमारी थ्योरीज़ चली थी, जो हमने आलमोस्ट की थर्ड या फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको करवाई थी, ये था थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, जिसमें अपसेला मॉडल और इकोनॉमिक थ्योरी थी, एक इलेक्ट्रिक थ्योरी थी। वो मैंने आपको 4 थ्योरीज़ करवाई थी। ठीक है, तो बेसिकली अब जो हमारा है वो बनती हैं थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये हमारा टॉपिक है आज के लिए। ठीक है, वो मैंने नीचे मेंशन किया है ट्रेड को। तो थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन में तो हमने ये देखा था कि अगर इकोनॉमीज़ जो हैं, बिजनेसेस जो हैं, अगर वो ग्लोबल होना चाहते हैं तो वो किस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अपसेला मॉडल, उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स पढ़े थे कि पहले आप इनडायरेक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, फिर आप डायरेक्ट करें, और फिर जो है वो आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग का और फिर प्रॉपर एक सब्सिडरी का की इस्टेब्लिशमेंट थी। वो पॉइंट्स जो थे वो उसमें डिस्कस किए गए थे। तो बेटा ये थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन बेसिकली है क्या, कि इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनलाइजेशन बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड किसको बोलते हैं, ट्रेड लेन देन, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स का, सर्विसेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, लेबर का मूव करना जो है, हम उसको ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सपोर्ट्स भी कंसीडर होती हैं और इंपोर्ट्स भी कंसीडर होती हैं। इसमें एक्सपोर्ट्स भी हैं और इंपोर्ट्स भी हैं। अब बेटा ट्रेड बेसिकली क्या है, दिस इज़ द सेट ऑफ डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। सेट ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस किसको कहते हैं, सिमत को। ठीक है, डायरेक्शन को। अब आपको जो है, लेट सपोज़ अगर आपके वालिद आपसे ये कहते हैं कि बेटा आपने ये बनना है, तो वो आपको एक सेट ऑफ डायरेक्शंस प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मैं आपकी क्लास में एक एग्जांपल देना चाहूँगी, वो जो हमज़ा हैं, जो घड़े से हैं, हमज़ा गुजर, शायद उसका हमज़ा, मुझे पूरा नेम नहीं उसका आता। तो वो अक्सर जब क्लास में बैठे होते हैं तो वो कहते हैं कि मैम मैंने जो है वो बाहर की कंट्री में मूव कर जाना है और मैंने यहाँ नहीं रहना। इट मीन्स कि उनकी जो डेस्टिनी है या उनका जो गोल है वो ये है कि उन्होंने यहाँ इस्टेब्लिश नहीं होना, उन्होंने आउट ऑफ द कंट्री इस्टेब्लिश होना है।
अब अक्सर वो 1-2 क्लासेस में उन्होंने मेरे से डिस्कस भी किया कि मैम अब्बा ने जो है पापा ने जो है वो प्रॉपर सारा एक प्लान बनाया हुआ है, डायरेक्शंस सेट की हुई हैं, तो मैं बीबीए के बाद जो है वो फॉलो, यानी कि जो भी उनके स्टेप्स हैं, जो भी उनके प्लान्ड जो इवेंट्स हैं, जो उनके वालिद ने या उनकी मदर ने या उन्होंने ख़ुद जो है वो अपने लिए डिसाइड किए हैं। तो बेटा ये वो उनकी डायमेंशंस हैं। अब हमज़ा ऑटोमेटिकली उनको अपनी डायरेक्शंस का पता चल गया है और वो उन्हीं डायमेंशंस में मूव कर रही हैं, ठीक है। उनको पता है कि यार वेयर आई हैव टू गो इन माई फ्यूचर एंड हाउ आई हैव टू गो इन माई फ्यूचर। तो वो जो है वो इस तरह से वो एक क्लियर्ड माइंड उनका सेट है कि येस यार दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू डू। तो बेटा इसी तरह से ये सेट ऑफ डायमेंशंस होता है। यहाँ पे सेट ऑफ डायमेंशंस का मतलब क्या है कि जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स होते हैं, हाशिम बेटा आपकी हैंड में क्या है? तो बेटा बेसिकली जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको डायरेक्शंस दे दी जाती हैं कि अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड करनी है तो वो आपने किन किन रास्तों को फॉलो करते हुए करनी है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल जैसे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन में आपको ये बताया गया था कि अगर एक कंपनीज जो है वो इंटरनेशनल होना चाहती हैं तो उन्हें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसी तरह से ट्रेड ऑफ यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो ट्रेडर्स को डायरेक्शंस दे दी जाती हैं, डायमेंशंस दे दी जाती हैं, उनको क्लियरली बता दिया जाता है कि इफ़ यू वांट टू ट्रेड इंटरनेशनली देन यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स, you have to walk on these steps, you have to be according to these set principles। तो बेटा बेसिकली अब जब हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं और इन डायमेंशंस की बात करते हैं तो इन डायमेंशंस में जो चीज़ें सेट की जाती हैं, बेसिक जो चीज़ें सेट करने की होती हैं वो बेटा ये मैंने 3 हाईलाइट की हैं। उनमें सबसे पहले मार्केट एंट्री मोड्स हैं कि अगर आपकी बेटा नहीं आशिम लोग कि अगर आप जो है वो मार्केट में एंटर होना चाहते हैं तो आप कौन सा जो है वो मोड एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि आपका मार्केट में एंट्री का मोड क्या होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि टाइम ऑफ द मार्केट एंट्री, के मार्केट में जब आपने एंटर होना है तो आपने कौन सा टाइम आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो है वो उसमें मैंने डेरिवेटिव्स में आपको पढ़ाया था, उसमें बिट और बाय ट्रेड्स जैसे चलते हैं कि पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शंस, मैंने ये सारे आपको पढ़ाए थे। तो इसमें मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि पुट और कॉल ऑप्शंस के पीछे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो डीलर्स होते हैं वो जब प्राइसेस कम होती हैं इन्वेस्टमेंट की, एसेट्स की, तो वो उनको परचेज़ कर लेते हैं और जब जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं तो वो उनको सेल कर देते हैं। सो इसी तरह से एक जो ट्रेडर है उसने भी ये देखना होता है कि जब उसके लिए मार्केट में एंटर होना लेस एक्सपेंसिव है, यानी कि उसके जो एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं मार्केट में एंटर होने के लिए जब वो लेस होते हैं, कम होते हैं, देन इट इज़ अ बेटर टाइम फॉर हिम टू गेट इनटू दैट मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर वो हाई रेटेड, हाई एक्सपेंस टाइम पे जो है वो मार्केट में एंटर होगा तो डेफिनेटली उसके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द टाइम कि आपने जो है वो कौन सा और क्या टाइम डिसाइड करना है मार्केट में एंटर होने के लिए। और ये बहुत हद तक ये सिलेक्शन ऑफ टाइम जो है ये डिपेंड करती है ट्रेडर के रिसोर्सेज के ऊपर। अगर तो उसके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं देन ही डज़ नॉट नीड टू बॉदर अबाउट द लेस एक्सपेंसिव market times and the more expensive market times, but if he or she, the trader, is facing the problems related to the finance, related to the expenditure fulfillment, then definitely he or she will have to focus on all the timings and all the set conditions according to the entry into that market। और बेटा जो थर्ड वन है वो है डिग्री ऑफ ट्रेड के। ये डिग्री होता है, ये अपनी यानी कि डिग्री को उर्दू में क्या कहेंगे, हद, लेट्स सपोज, ठीक है, कि आप एक
हद कायम करते हैं कि यार पहले जो है वो मैंने सिर्फ 20 यानी कि अगर 100% तक जो है वो डीलिंग होती है, 100% का मतलब है कि फुल सेचुरेशन, ठीक है। और सैचुरेशन का मतलब ये है कि इस टाइम आपकी मार्केट में शेयर सबसे ज़्यादा है, हर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट है, यानी कि आपका डिग्री ऑफ ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बेटा ये डिग्री ऑफ ट्रेड बेसिकली होता है कि आपने एक्सटेंट ऑफ ट्रेड डिसाइड करना होता है कि मैंने किस हद तक, किस टाइम में, किस हद तक जो है वो मैंने ट्रेड करनी है। तो बेटा ये बेसिकली डिग्री ऑफ ट्रेड, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि 100% जो है वो टोटल सैचुरेशन होती है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि अगर स्टार्टिंग में अगर वो ट्रेडर बिल्कुल न्यू है इंटरनेशनली ट्रेड करने में, तो वो डिसाइड कर लेगा कि यार मैंने इस मंथ में जो है वो सिर्फ 20% ट्रेड की डिग्री रखनी है, बाकी 80% मैंने नहीं रखनी, मैंने सिर्फ 20% जो है वो अपनी चीज़ें ग्लोबल करनी है। फिर नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट टाइम पीरियड में वो डिसाइड करता है कि येस यार नाउ आई विल हैव टू इंक्रीज़ दिस डिग्री अप टू 40%। तो वो क्या करेगा, वो इस डिग्री को अप टू 40% इंक्रीज़ कर देगा। और द वेरी नेक्स्ट टाइम, एट द वेरी नेक्स्ट टाइम अगर तो उसकी सक्सेसफुल जा रही है, उसकी ये 20 और 40 की ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल गई है और उसकी वाकई में मार्केट डिमांड क्रिएट हुई है उसकी प्रोडक्ट्स की, तो देन ही विल मूव अहेड। तो वो अपनी डिग्री को इंक्रीज़ करेगा और वो 60 पे चला जाएगा, और 60 पे मूव करता करता फिर आगे 80 एंड देन 82 वो किस में मूव चला जाएगा, वो 100% पे चला जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली ठीक है बेटा। अच्छा बेटा आगे मैंने नीचे जो है वो डिग्री की मैंने टाइप्स को मेंशन किया है कि डिग्री की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है इंटेंसिव अप्रोच और दूसरी होती है वॉकिंग अप्रोच। इंटेंसिव यानी कि इंटेंसिव का मतलब होता है शदीद या शिद्दत के साथ, ठीक है। यानी कि ये वो इंटेंसिव अप्रोच होगी जो 60 से 100 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। इट मीन्स कि आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा है, आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपका मार्केट में शेयर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी ट्रेड ऑफ डिग्री जो है वो इंटेंसिव अप्रोच पे पहुंच चुकी है। और एक वॉकिंग अप्रोच होती है लाइक दिस, ये हमारी वॉकिंग अप्रोच है जिसमें अभी हमारे इनिशियल स्टेप्स भी हैं, इनिशियल स्टेप्स के अलावा कुछ एक्सपीरियंस भी हो चुका है, किसी न किसी हद तक सक्सेस को भी हमने गेन कर लिया है, एंड देन वी आर मूविंग अहेड टू इंक्रीज़ आवर डिग्री ऑफ ट्रेड, ठीक है। और बेटा जो 4th पॉइंट होता है डायमेंशंस में सेट करने का, वो होते हैं डेमोग्राफिक पैटर्न्स, जो कि जियोग्राफिकल पैटर्न्स भी होते हैं। जियोग्राफिकल का मतलब तो आपको पता है ना, जो कि जियो यानी कि एरिया के लिहाज से होता है। जैसे लेट्स सपोज अगर किसी का गारमेंट्स का बिज़नेस है और उसने जो है वो मेल या फीमेल जो है वो ड्रेसेस जो है वो उसने अपने ही कंट्री में या ग्लोबल आउटसाइड ऑफ द कंट्री जो है वो उसने मूव करानी है, तो वो डेफिनेटली पहले जियोग्राफिकल ट्रेडिशंस को देखेगा। जैसे हमारे पंजाब में ड्रेसेस का स्टाइल कुछ और है, अगर हम कश्मीर वाली साइड पे चले जाते हैं, गिलगित बल्दिस्तान वाली साइड पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो ड्रेसेस को वियर करने का स्टाइल कुछ और है, ठीक है। तो वो हमें फिर जो है वो उस स्टाइल के और उस लोगों की प्रेफरेंस के लिहाज से जो है वो हमें अपनी प्रोडक्ट बनानी पड़ेंगी। और बेटा डेमोग्राफिक रीजन्स शायद मैंने आपको ये लास्ट एक्सप्लेन किया था, मैंने उसमें कल्चर के एलिमेंट्स में मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था, यस। तो बेटा उसमें यानी कि डेमोग्राफिक में हम एज, जेंडर, ये सब चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है, कि किसी कंट्री के अंदर किस एज के जो हैं वो लोग ज़्यादा हैं और किस जेंडर के लोग ज़्यादा हैं, और फिर उस लिहाज से जो है वो प्रोडक्शंस होती हैं। तो बेटा ये चीज़ें जो होती हैं ये बेसिकली ट्रेड के लिहाज से डायमेंशंस को सेट करने होते हैं। हाशिम ये दो बेटा इधर पेपर दो मम्मा को। तो बेटा ये बेसिकली डायमेंशंस जो होती हैं वो इस लिहाज से सेट करने की होती हैं। आगे हम चलते हैं कि आफ्टर टेकिंग डिसीजंस ऑफ ट्रेड, यानी कि जब हमने ट्रेड के बारे में डिसीजंस कर लिए, जो मैंने पहले 4 से 5 पॉइंट्स अभी आपसे डिस्कस किए, तो नाउ आफ्टर दीज डिसीजंस टाइम टू डिसाइड परफॉर्मेंस ऑफ द बिज़नेस। नाउ अगला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस को डिसाइड करना है कि हमारे बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, कितनी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो बेटा इस परफॉर्मेंस में भी बेसिकली फॉलो करने के 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला है लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी,
देन डेफिनेटली ये बिल्कुल वो ट्रेड के सारे डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने कस्टमर्स को टारगेट करना है, किस एरिया के कस्टमर को टारगेट करना है, और कितनी आपने प्रोडक्ट जो है वो बनानी है। ठीक है बेटा, अगला जो पॉइंट है वो है हमारा ग्रोथ ऑफ द मार्केट शेयर, के मार्केट में हमने कैसे कैसे शेयर बढ़ाना है अपना, और किन किन मार्केट्स में बढ़ाना है। इसमें हमारी सेल्स आ जाएंगी, सेल डिसीजंस आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इनमें देखेंगे। और बेटा अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, की यानी कि एक बिज़नेस होता है उसका सिर्फ मोटिव ये होता है कि यार मुझे इंटरनेशनल मार्केट में जगह मिल जाए, मुझे स्पेस मिल जाए, बस उसका आगे ये मोटिव नहीं होता कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कोई आउटसाइड मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आए तो मैं वहाँ भी अपना बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश करूँ। नहीं, वो सिर्फ ट्रेड करना चाहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको फिर परफॉर्मेंस पे ये भी देखना पड़ता है कि यार अगर मुझे जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो देन डेफिनेटली मैंने जो है वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को पिकअप करना है और उनसे फ़ायदा उठाना है। ठीक है, अब इन अपॉर्चुनिटीज़ में हमारी एम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बेटा दोनों साइड्स पे हो सकती हैं, एक तो ट्रेडर के अपने लिहाज से भी होती हैं, और दूसरा जो है वो होस्ट कंट्री। ठीक है, यानी कि जिस कंट्री में आप अपनी चीज़ें बेच रहे हैं ये वो आ जाएगा। तो बेटा होस्ट कंट्री के लिए यानी कि अगर बिज़नेस इंक्रीज़ किया है ना, अगर आउटसाइड ट्रेडर्स वहाँ पर पहुँचे हैं तो इट मीन्स कि इस होस्ट कंट्री का बिज़नेस एक्सपेंड किया है, तो इस होस्ट कंट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ करेगा इस ट्रेडर की वजह से। ठीक है, और हो सकता है कि इस ट्रेडर को इटसेल्फ जो है इसे अपना भी फ़ायदा हो और इसका भी एम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि इसको वहाँ पे इसके लिए इजी हो जाए अपने एजेंट्स को रखना और अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को खुद से डिसाइड करना, और यानी कि अपने खुद के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना इसके लिए आसान हो जाए। और दूसरा कैन वी गेट द हैंड्स, बेटा हैंड्स का मतलब है कि सपोर्टिव होना, कि ये जो होस्ट कंट्री है क्या ये इस ट्रेडर के लिए इनफ सपोर्टिव प्रूव हो रही है कि वो कंट्री जो है वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को पिकअप करने में इसका साथ दे रही है। वरना जो होस्ट कंट्रीज़ होते हैं वो मोस्टली यही प्रेफर करते हैं कि उनकी कंट्रीज़ में जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं वो अपने ही लोगों को देते हैं, वो आउटसाइड ट्रेडर्स को नहीं देते। तो बेटा ये दो मेन चीज़ें होती हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट रेट और कैन वी गेट द हैंड्स, कि हमें वो पूरी सपोर्ट, वो एसोसिएशन जो बीइंग अ होस्ट कंट्री हमें मिलनी चाहिए वो मिल भी रही है या नहीं मिल रही। और बेटा ये कुछ लिमिटेशंस भी फिर इसी तरह की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि होस्ट कंट्री प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रहा होता और ट्रेडर्स जो है वो उतना कॉन्फिडेंटली और इतना ओपनली जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को नहीं रख पाते फॉरेन मार्केट के अंदर, और इस तरह से वो एक उनकी जो ट्रेड है या उनका जो बिज़नेस है वो लिमिटेड ही रह जाता है। ठीक है, तो बेटा आगे हम थ्योरीज़ की तरफ इंक्रीज़ करते हैं। बेसिकली 4 थ्योरीज़ हैं, तो इन थ्योरीज़ में ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया कि थ्योरी इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। थ्योरी क्या है? ये प्रिंसिपल्स का सेट है। ठीक है, अच्छा बेटा अब आगे हमारे पास आ जाती है प्रोसेस थ्योरी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी है, रिसोर्स बेस्ड थ्योरीज़ हैं और एडिशनल वेरिएबल थ्योरीज़ हैं। ठीक है, अब हम इन थ्योरीज़ को वन बाय वन कर लेते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा मैंने इसका डाटा नहीं मेंशन किया, मैंने बस थोड़ा सा ही जो है वो उसको की पॉइंट्स जो हैं वो मैंने इन थ्योरीज़ के जो है वो मेंशन किए हैं। बेटा प्रोसेस थ्योरी क्या है? प्रोसेस थ्योरी बेसिकली आपका गोइंग ग्लोबल जाने का ये एक प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल होने का ये एक प्रोसेस है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो चीज़ें डिसाइड करने की हैं वो है फर्म साइज़, यानी कि प्रोसेस थ्योरी ये कहती है कि आप अगर इंटरनेशनली ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फर्म का साइज़ डिसाइड करना चाहिए कि आया आपकी स्मॉल स्केल बिज़नेस होगा, आपका मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड जो है वो आपका बिज़नेस होगा, या आपका लार्ज स्केल बिज़नेस होगा। ये सारा मीन्स दैट यू हैव टू डिसाइड द साइज़ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ योर बिज़नेस। सो डिसाइड द एज ऑफ योर फर्म। तो बेटा एज भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब एज बेसिकली एक डिसाइडेड फैक्टर भी हो सकता है और अनडिसाइडेड फैक्टर भी हो सकता है। अनडिसाइडेड फैक्टर इस तरह से कि एक लेट सपोज़ कि अब्बाजान ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और उन्होंने वो एम ही अपने टाइम पे अपनी औलाद की अर्निंग के लिए वो किया था,
लेकिन उन्हें ये नहीं आइडिया था कि उनका बिज़नेस इतना सक्सेसफुल हो जाएगा और उनके बाद जनरेशन्स जो हैं वो इस बिज़नेस को संभालेंगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब उन्होंने बिज़नेस डिसाइड किया तो उनके डिसीजन के पीछे एज कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने डिसाइड नहीं की, लेकिन अब बिज़नेस की सक्सेस ने उसकी एज को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब जैसे अक्सर जो है वो सगीर डिस्कस कर रहे होते हैं क्लास में, मिराज या सिराजुद्दीन कंपनी के बारे में जो साइकिल्स की है, मिराज कंपनी, शायद मिराज ही है या सिराज के बारे में, वो इसी नेम से कुछ डिस्कस कर रहा होता है और मतलब बता रहे होते हैं कि मैम उनका बिज़नेस जो है वो पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन अब बिल्कुल भी बेटा क्या बात है, तो ये कि अब जो है वो एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से वो कुछ सिचुएशंस के लिहाज से। तो बेटा वो अगर मैं उस कंपनी की बात करूँ, वो जो बाईसाइकिल्स बनाने वाली कंपनी है, बाईसाइकिल्स बनाने वाली कंपनी है, तो वो पहले जब डिसाइड हुई थी तो उसकी यानी कि उसके अब उसकी ओनर्स को नहीं पता था कि 2020 में जाके जो है ये हमारी टर्मिनेशन पॉइंट्स तक हमारी जो कंपनी है वो पहुंच सकती है। उन्होंने एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिज़नेस अगर उन्होंने कोई इसकी बहुत ज़्यादा एज डिसाइड की थी और फॉर एवर उन्होंने कहा था कि ये चलती है, तो लेकिन उन्होंने फिर यहाँ पे ये डिसाइड नहीं किया था कि ये जो कंपनी है ये इसका टर्मिनेशन पॉइंट जो होगा वो कब होगा और किस एज में होगा। तो बेटा अगला जो है, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ द फर्म सर्विंग द इंटरनेशनली। नाउ यू आल्सो हैव टू डिसाइड कि अगर इनिशियली ही है, बिल्कुल पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनली ट्रेड करने का, तो ये उस कंपनी को फिर ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और ज़्यादा जो है वो सीरियस और कीनली जो है वो अपने प्रोसीजर को देखना पड़ता है। लेकिन अगर पहले उसका कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो देन वो फेमिलियर होगी चीज़ों के साथ और उसका जो मोड ऑफ एंट्री है या मोड ऑफ ट्रेड है वो थोड़ा बहुत फेमिलियर होगा और ईजी होगा, ठीक है। बेटा आगे है हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी। इधर आओ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी जो है वो बेसिकली बेटा आपसे यानी कि ये थ्योरी कहती है कि आपको, जैसे प्रोसेस थ्योरी ने कुछ पॉइंट प्रेजेंट किए कि आपको अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल लेके जाने के लिए ट्रेडर्स को पहले ये चीज़ें डिसाइड कर लेनी चाहिए। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी बेटा, ट्रांजैक्शन का तो आपको पता है कि ट्रांजैक्शन का होना, और उस ट्रांजैक्शन को होने के लिए यानी कि उस लेन देन के लिए, उस गिव एंड टेक के लिए जो आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, इस थ्योरी ने बेसिकली उस कॉस्ट को जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया। तो इसने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ भी तो एक कॉस्ट है ना, तो उसने जो है वो आपने डिसाइड किया कि अगर आपने अपने बिज़नेस को जो है वो इंटरनेशनल लेके जाना है तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि इसके अंदर जो है वो मैंने अपना साइज़ क्या रखना है, हमारा टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना होगा। और फिर है बेटा इंटेंसिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये मैं पहले थर्ड पॉइंट को पहले एक्सप्लेन करी हूँ क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से ही रिलेट कर रहा है। तो बेटा ये है इंटेंसिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि क्या टेक्नोलॉजी 100% इंट्रोड्यूस करवाएंगे आप अपने बिज़नेस में, या आप कम टेक्नोलॉजी या आप लेस इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ रखेंगे। या आप जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ लेस इंटेंसिव रखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉस्ट एंड वी विल हैव टू डिसाइड ऑल द थिंग्स कि यार मेरी जो इनिशियल कॉस्ट आ रही है वो किन किन डिसिप्लिन्स में आ रही है और मैंने किस हद तक जो है वो उस कॉस्ट को बियर करना है। आगे है प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी बेटा, प्रोडक्ट को डिसाइड करना, उनके फीचर्स को डिसाइड करना, ये भी एक कॉस्ट होती है। यू इनिशियली हैव टू इन्वेस्ट ऑन इट। तो आपको जो है वो पहले प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ता है और कॉस्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन, और उस प्रोडक्ट के पीछे आपको जो मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपको वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो ये बेसिकली ये 4 पॉइंट्स जो थे ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी ने एक्सप्लेन किए थे कि आपको जो है ये वैसे बार बार मैंने पूरा इसका एक आर्टिकल जो पढ़ा था, वो आर्टिकल में बेसिकली बेटा जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें एट द एंड चीज़ें जो पूरे आर्टिकल में डिस्कस की जाती हैं कोई 2-4 ही होती हैं, लेकिन बार बार उनको डिफरेंट एंगल से जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो मैं फिर जो है उनको पढ़ने के बाद डिराइव कर लेती हूँ कि ये बेसिकली कह क्या रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने डिराइव किए हैं आर्टिकल रीडिंग से, एंड देन आई एम
प्रेजेंटिंग इट टू यू स्टूडेंट्स। और बेटा अगला जो है वो है एडिशनल वेरिएबल्स। एडिशनल वेरिएबल्स क्या कहते हैं? ये थ्योरी ने हमें ये कहा कि विच कंट्री यू वांट टू सर्व। सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि आप किस किस कंट्री में अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट करना चाहेंगे, एंड देन सेलेक्ट द इंडस्ट्रियल लेवल। आपको फिर किस किस इंडस्ट्री में आपने जो है वो अपनी सिलेक्शन करनी है, आपको ये डिसाइड करना होगा, और किस किस डिसिप्लिन्स में जो है वो आपने सर्व करना है, आपने ये भी डिसाइड करना है। एंड डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ द इंटीग्रेशन विद द डिफरेंट डिसिप्लिन्स। बेटा इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपके क्या हुआ है कि आपने जो है अगर डिफरेंट डिसिप्लिन्स को चूज़ किया है अपने बिज़नेस को करने के लिए, अगर आपने डिफरेंट डिसिप्लिन्स को चूज़ किया है तो उन डिसिप्लिन्स का आपस में एक दूसरे से कितना इंटरेक्शन होगा, कितना सपोर्टिव इंटरेक्शन होगा, कितना कंपटीशन इंटरेक्शन होगा, क्योंकि उनमें इंटीग्रेशन हर लिहाज से वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन वो इंटीग्रेशन कितनी होगी और किस किस्म के इफ़ेक्ट से जो है वो एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट पे हाशिम बेटे लो इधर आ जाओ। तो एक डिपार्टमेंट का जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कितना जो है वो इफ़ेक्ट करेगा, आपने ये चीज़ें भी देखनी है। और बेटा आगे लास्ट जो हमारी थ्योरी है वो है रिसोर्स बेस्ड थ्योरी। रिसोर्स बेस्ड थ्योरी डेफिनेटली वो ये कहती है कि फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन योर रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज जो होते हैं वो बेसिकली बेटा ह्यूमन रिसोर्स, सबसे पहले आपकी लेबर, आपका पीपल जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपका एक रिसोर्स है। अगर तो वो एफिशिएंट है देन डेफिनेटली आपके बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर वो आशिम आपने बाज नहीं आना, लेकिन अगर वो लोग ही एफिशिएंट नहीं है तो डेफिनेटली आपके बिज़नेस की एफिशिएंसी भी इफ़ेक्ट होगी। और दूसरे जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ये तो आपको पता है कि कैपिटल के लिहाज से, ये कैपिटल को अरेंज करने के लिहाज से जो आपके रिसोर्सेज हैं वो ये होंगे। अब अगली बेटा है फिज़िकल रिसोर्सेज। फिज़िकल रिसोर्सेज में आपके फ़िज़िकल एसेट्स की जो है वो बात आ जाती है कि आपके पास किस तरह के फ़िज़िकल एसेट्स होंगे और उनका जो है वो यूज़ क्या होगा। तो बेटा रिसोर्स थ्योरी में फ़िज़िकल फिर उनके एसेट्स और रिसोर्सेज का यूज़ आ जाता है, उन पे जो पोस्ट आनी है वो उस लिहाज से वो सारे डिसीजंस आ जाएंगे। और नॉन फिज़िकल एसेट बेटा जैसे गुडविल होती है कंपनी की, या ट्रेडमार्क जो है वो वैल्यू होती है, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे नॉन फिज़िकल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। फिर एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट कितना है, यानी कि आपकी मैनेजमेंट कितनी स्किल्ड है, आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं वो कितनी स्किल्ड हैं, उनकी स्किल्स के बारे में जो है वो ये भी आपके लिए एक रिसोर्स है। ठीक है, जितनी अच्छी स्किल्स होंगी, जितने अच्छे एक्सपीरियंस पीपल आपके साथ काम करेंगे तो देन डेफिनेटली आप उतने ही एफिशिएंट डिसीजंस लेंगे, और जितने एफिशिएंट डिसीजंस लेंगे आपकी बिज़नेस की आउटकम भी उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव होगी। और बेटा आगे इक्विटीज़ और ग्रांट्स के बारे में है कि अगर आपने इक्विटीज़ प्रोवाइड करनी है आउटसाइड लोगों को, या ग्रांट्स कुछ डिस्काउंट्स देने हैं, या कुछ किसी भी तरह का सिस्टम जो आपने ये जो डिसीजन होता है डिस्काउंट्स देने का या रिलीफ देने का, तो बेटा ये सब चीज़ें जो है ये भी आपने डिसाइड करनी होती हैं कि हमने कब किन लोगों को, किस कंट्री को कितनी ग्रांट्स देनी है। और बेटा इनोवेशंस आपने कब क्या क्या इनोवेशंस जो हैं वो अपनी कंपनी में लेकर आनी है, या आपकी कंपनी कितनी रिस्क टेकर होगी इनोवेशंस को लेने के लिहाज से, आपने ये भी जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने डिसाइड करनी होती हैं। तो बेटा ये बेसिकली हमारी 4 थ्योरीज़ ऑफ ट्रेड थी, जो कि बेसिकली इनमें बताया गया था कि अगर ट्रेडर्स जो हैं वो इंटरनेशनली ट्रेड करना चाहते हैं तो हर थ्योरी के हर प्रेजेंटर ने जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स को जो है प्रेजेंट किया था। तो वो पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हुई तो बेटा आपने मेरे से पूछ लेना है, या अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत हुई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि आज ज़रा हाशिम मुझे तंग कर रहा था तो शायद मैं उतना फोकस करके जो है वो आपको आपके लेक्चर को नहीं जो है वो डीपली में जा सकी। तो बेटा ये अगर आपको कोई भी क्यूरी हुई किसी भी किस्म की तो ये आपने मेरे से डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो ओके बेटा, थैंक यू सो मच।